जिसमें आपको कोशिका के बारे में स्टडी करना है। कोशिका का जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए इसके लिए एक अलग ब्रांच स्थापित की गई है जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से वी कैन से साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell and react to the vital activities। कोशिका वास्तव में है क्या? कोशिका में समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण तथा नियमन होता है। कोशिका एक जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज डिस्कवर्ड बाय इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। कोशिका एक हेक्सागोनल षट्भुजीय संरचना होती है। जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से कोशिका दिखाई देती है। इसमें लिखा हुआ है सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ और टोटल वाइटल एक्टिविटीज। मतलब कोशिका जो है एक जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका में वो सभी क्रियाएं, सभी वो कार्य होते हैं जो एक जीवित जीवधारी में संपन्न होते हैं। भूख का लगना, प्यास का लगना, ये सारी चीजें कोशिका की डिमांड होती है, कोशिका के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, इसीलिए मस्तिष्क इनकी डिमांड करता है। यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लेeuwenhoek। मीन्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेल इज डिस्कवर्ड बाय इन 1665, यहाँ पर लिखा हुआ है 1674। मीन्स ये कोशिका की जब खोज की गई थी तो वो नॉन लिविंग थिंग्स थी, निर्जीव थी। यहाँ पर सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वान लेeuwenhoek। अब हम बात करते हैं जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस और नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस। जिसमें केंद्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो आपका यूकैरियोटिक होता है। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनडेवलप होती है, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो आपका पीपीएलओ है, जिसे आप कह सकते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ह्यूमन जो नर्व सेल होती है, जिसकी लंबाई कई सेंटीमीटर से लगा कर कई मीटर तक की होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। बहुत सारे फंगस भी होते हैं, बहुत सारे शैवाल भी होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जो कि यूनिसेलुलर के होते हुए भी। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ये अभी आपको हमने बताया कि केंद्रक के विकास, केंद्रक की विकसित होने के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक। तो फिर ये कोशिका किस प्रकार की कोशिका है, ये किस कोशिका के अंतर्गत आती है, आपको ये देखना होगा कि केंद्रक विकसित है या विकसित नहीं है। इसमें आप देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। मीन्स ये कोशिका किसके अंतर्गत बिलोंग करती है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है डिवाइडेड होती है दो भागों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में यहाँ पर इनके जो कुछ ऑर्गन हैं, भाग हैं, वो आप देखिए। यहाँ पर मिडिल मेम्ब्रेन, जो ये डार्क ब्राउन एरिया दिख रहा है, इसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये इनर मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके अंतर्गत जो है एक्सचेंज का कार्य होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के आवागमन का कार्य होता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या करता है? रिस्पायरेशन, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, ऊर्जाघर कहा जाता है।
ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं इनको राइबोसोम कहते हैं। यहाँ पर ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिका होती हैं। ये जो बाहर का आवरण दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का बना होता है। यहाँ पर केंद्रक जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली डेवलप है, विकसित है। जो क्षेत्र पाए जाते हैं इनको न्यूक्लियर और या न्यूक्लियर अपर्चर या केंद्रक क्षेत्र कहते हैं। इसमें ये जो जालिकाएं दिख रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपटलीय जालिका कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके आधार पर? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। जिस पर राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यहाँ पर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम्स पाए गए हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद में इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पर जो है डिसॉल्व है, कटी हुई है, गायब है, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियर अपर्चर या न्यूक्लियर पोल यानी कि केंद्रक क्षेत्र। इसमें जो केंद्रक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य है ये कोशिका द्रव्य है, इसके बीच आवागमन के लिए केंद्रक क्षेत्र क्या करते हैं? नियंत्रित करते रहते हैं किसी भी पदार्थ के आवागमन के लिए। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बिलोंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्रक, ये अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने, आवागमन, स्थानांतरण और समस्त कोशिका का नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कहते हैं, इसकी खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये जो अपैरेटस दिख रहा है, जो ऑर्गन दिख रहा है, इसे गाल्जी बॉडीज या गाल्जी काइट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों का या पादप का एक मुख्य लक्षण होता है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, मींस ऑन फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो, क्लोरोफिल ना हो तो कोई भी पादप अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसीलिए ये पौधों का एक मुख्य गुण होता है जिसके अंतर्गत जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित किसी भी रूप में पाया जाता है वो पादप जगत में ही रखा जाता है, क्योंकि वो अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कराते हैं, पूरा करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उनके कार्यों की बात करें तो ये हर एक कोशिका के जो अंगक हैं उनका एक बहुत ही बड़े योगदान होते हैं अपनी कोशिका में। तो इस तरह से अगर हम अगले वीडियो में एक एक कोशिकाओं यानी कि सेल ऑर्गन के बारे में एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, उनकी संरचना, उनके कार्य तथा उनके महत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो है इनके अंगों के बारे में तथा इनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स। नहीं हुआ।